Hello, I welcome you all on AC Plus, an online lecture platform of advanced engineering classes. तो स्टूडेंट्स, हम अभी चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, क्वांटिटी एंड टेंडर्स। और अभी तक के इस लेक्चर में, इस चैप्टर के इस लेक्चर में हमने अभी तक जो हमने चैप्टर के टॉपिक्स कवर करनी है वो टॉपिक्स में आपको बता दूं। हम एस्टीमेट कितने प्रकार के होते हैं, एस्टीमेट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है एक एस्टीमेटर को, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी जुडिशरी टर्म्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान देखी जाती हैं। आर्बिट्रेशन, टॉर्ट, इंजंक्शन, रेसिशन क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के अभी के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंडर क्या होते हैं, और टेंडर कंप्लीट करने के बाद टेंडर कितने प्रकार के हैं ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टर्म्स जो एक एग्रीमेंट, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर्स के दौरान, कॉन्ट्रैक्ट को अरेंज करते दौरान या टेंडर को इनवाइट करते दौरान यूज की जाती हैं। ऐसी अलग अलग टर्मिनोलॉजी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से उठते हैं। मोबिलाइजेशन फंड क्या होता है, मस्टर रोल सिस्टम क्या होता है, मेजरमेंट बुक क्या होती है, ये भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टेंडर क्या होता है, तो हम आपको पहले लेक्चर में हम सभी लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टेंडर क्या होता है। तो टेंडर मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक फर्स्ट पार्टी है, जो फर्स्ट पार्टी है वो फर्स्ट पार्टी कौन होगी, ऑनर होगी, और जो सेकंड पार्टी होती है वो एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना चाहता है। तो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी जो होगी वो कौन होगी, कॉन्ट्रैक्टर होगी। ठीक, अब क्या होता है, कोई भी एक ऑनर है, वो कोई एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट कराना चाहता है, तो वो उसके लिए अलग अलग लोगों को, मार्केट में अलग अलग लोगों को उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का प्रपोजल देगा। अलग अलग लोगों को, हो सकता है बिल्डर 1, बिल्डर 2, बिल्डर 3, बिल्डर 4, बिल्डर 5। मार्केट में जितने भी अलग अलग बिल्डर हैं जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, तो उन सभी के पास में एडवर्टाइजमेंट जाएगा। वो जो एडवर्टाइजमेंट होगा उसका जो रिटर्न फॉर्मेट है, उसके इस रिटर्न फॉर्मेट को ही टेंडर कहा जाता है। टेंडर इज एन ऑफर, ऑफर मतलब प्रपोजल। टेंडर इज ए प्रपोजल, टेंडर इज एन ऑफर इन राइटिंग टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर वर्क और द प्रोजेक्ट इन द स्पेसिफाइड टाइम एंड विथ गिवन टर्म्स एंड कंडीशन और स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन। टेंडर एक व्यक्ति के द्वारा लिखित फॉर्मेट के अंदर एक प्रपोजल होता है, एक ऑफर होता है जो वो कुछ लोगों को देता है। उस प्रपोजल में एक कार्य, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की बात होती है दिए गए समय अवधि के अंदर और मेंशन की गई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। उस रिटर्न फॉर्मेट में जो वो ऑफर है, वो रिटर्न फॉर्मेट में जो प्रपोजल है, उसी को टेंडर कहा जाता है। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, टेंडर इज एन ऑफर और प्रपोजल इन रिटर्न फॉर्मेट फ्रॉम ऑनर, फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सेकंड पार्टी, टू सर्टेन बिल्डर्स टू कंप्लीट द गिवन प्रोजेक्ट और द वर्क विथ स्पेसिफाइड टाइम एंड विथ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। यानी कुल मिलाकर जो प्रपोजल है वो टेंडर कहलाएगा। प्रपोजल का जो एडवर्टाइजमेंट है, मार्केट में किसी पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना, कोई व्यक्ति कोई काम करवाना चाहता है किसी समय के अंदर, किसी नियम, शर्त, कायदे, कानून के द्वारा, तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज करेगा उसी को हम टेंडर बोलेंगे। कई अलग अलग बिल्डर्स जो उस प्रोजेक्ट को करने की क्षमता रखते हैं वो उस टेंडर को फिल करेंगे और टेंडर को फिल करने के बाद ऑनर को देंगे। जो बिल्डर उस वर्क को सबसे कम पैसे में कर पाएगा उसको उससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऑनर उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और फिर उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सेकंड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगी।
तो जैसे कि इस एग्जांपल में ऑनर ने कुछ एडवर्टाइजमेंट दिया, 5 लोगों ने भरा, 5 बिल्डर ने, उसमें से सबका अलग अलग यहां पर रेट कोट करेंगे। सपोज मान लो इसने कुछ रेट कोट करा, इसने कुछ रेट कोट करा। जो सबसे कम रेट कोट करता है उसको इस तरह से बोलते हैं, L1 बोला जाता है। इसने फिर करा L2, जो सबसे कम रेट कोट करता है वहां से स्टार्ट करते हैं, वहां से नंबरिंग करते हैं। तो जिसने सबसे कम करा उसे L1 बोलेंगे, लोवेस्ट बीडर 1। फिर उसके बाद इसने रेट अगला, इसका थोड़ा ज्यादा है तो ये L2, ये L3, फिर ये L4, ये L5 हो गया। जो L1 होगा, जो मोस्ट लोवेस्ट बीडर होगा, उसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाएगा और इन दोनों के बीच में अब यहां पर एग्रीमेंट हो जाएगा और फिर इस बिल्डर को कॉन्ट्रैक्टर कहा जाएगा। तो आई होप टेंडर क्या होता है वो आपको समझ में आया। अब अगर टेंडर एक एडवर्टाइजमेंट है, टेंडर एक रिटन फॉर्मेट में लिखित अवस्था में दिया गया एक ऑफर है, टेंडर एक प्रकार से प्रपोजल है, टेंडर एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट है, किसी काम को करवाने का एडवर्टाइजमेंट है, तो वो एडवर्टाइजमेंट जो ऑनर कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? ऑनर। क्या का एडवर्टाइजमेंट? काम करवाने का। वो एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से कर रहा है, उसी के आधार पे टेंडर को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, टेंडर आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ओपन टेंडर, नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिव टेंडर एंड लास्ट इज नेगोशिएटेड टेंडर। अगर कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और उसका जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ उसको करवाने के लिए, उसको उस शहर में जितने भी बिल्डर हैं वो सब भर सकते हैं, तो ऐसे टेंडर को ओपन टेंडर कहा जाएगा। मान लीजिए कोई रोड प्रोजेक्ट है और पीडब्ल्यूडी ने उस प्रोजेक्ट का टेंडर रिलीज करा, तो उस मान लो 200 किलोमीटर की रोड बनाने का प्रोजेक्ट है और मार्केट में अवेलेबल कोई भी बिल्डर उसको फिलअप कर सकता है, तो ऐसे केस में वो जो उस 200 किलोमीटर रोड की प्रोजेक्ट का जो टेंडर रिलीज हुआ उसे ओपन टेंडर बोलेंगे। मतलब दिस टाइप ऑफ टेंडर इज ओपन फॉर ऑल, ओपन टू ऑल। अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसमें सपोज मान लीजिए कोई ब्रिज का प्रोजेक्ट है। अब रोड प्रोजेक्ट तो कोई भी कर सकता है, पर सपोज मान लो कोई ब्रिज प्रोजेक्ट है। अब ब्रिज काफी करोड़ों का प्रोजेक्ट है और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में कई सारे ऐसे बिल्डर हैं, बट 3 ही ऐसे बिल्डर हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं। सपोज शापोजी पालोजी की अगर हम बात करें, गेमन की हम बात करें, डीएलएफ की हम बात करें, सपोज ये 3 बड़ी कंपनी की हमने बात करी और बिल्डर कई सारे हैं, पर वो बाकी सब लोग काम बिगाड़ सकते हैं ऐसा ऑनर को लगता है। और ऑनर चाहता है कि सिर्फ 3 ही लोग से मैं टेंडर फिलअप करवाऊंगा, या तो शापोजी पालोजी या फिर गेमन या फिर डीएलएफ। उन तीनों को ही सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो उन तीनों को ही दिया गया, तो ऐसे केस में उस टेंडर को जो कि सिर्फ 3 ही लोग भर सकते हैं, तो उसको हम सिलेक्टिव टेंडर बोलेंगे। और ये हो जाएगा आपका ओपन फॉर सिलेक्टेड और ओपन फॉर सम। ओपन टू ऑल, ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर सम। वहीं पर अगर सपोज मान लीजिए कोई जंगल क्लियरेंस का प्रोजेक्ट आया कि रोड बननी है, पहले जंगल वंगल की साफ सफाई करनी है, एक कंपनी है जो इसमें डील करती है। अब सपोज मान लो कि ऐसे तो बहुत सारे लोग अवेलेबल होंगे जो जंगल की साफ सफाई कर देंगे, रोड प्रोजेक्ट चालू होने के लिए जंगल की साफ कर सफाई करना है, इसका एक टेंडर निकालना है कि जंगल क्लियरेंस करना है। अब बहुत सारे लोग कर लेंगे, पर उसमें वो टेंडर फिल कराओ, फिर बहुत सारे लोग करेंगे, फिर उसको देखो, फिर लोवेस्ट बीडर। जरा सा काम है, सब लोगों से कराने के बजाय मान लो ऐसा होता है कि पीडब्ल्यूडी को रोड प्रोजेक्ट करना है और उसको पता है कि वो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर से वो रोड प्रोजेक्ट करवाने वाली है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो क्या होगा, यहां पर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो खुद बोल देगा कि आपको जंगल क्लियरेंस करवाना है, आप एक काम करो, मेरा एक दोस्त है वो ये पूरा ठेका ले लेगा और पूरा जंगल क्लियरेंस वाला काम कर देगा। जंगल क्लियरेंस का अलग से पूरा टेंडर निकाल के ऐसा कुछ ओपन या सिलेक्टिव करने के बजाय मेरा जो दोस्त है उससे ही करवा लो, काम खत्म हो जाएगा। तो टेंडर तो रिलीज होगा, बट वो सिर्फ एक ही उस
जो कॉन्ट्रैक्टर ने एक बंदा बताया सिर्फ उसी के लिए होगा, वही उसको फिलअप कर सकता है, तो उसको नेगोशिएटेड टेंडर बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे ओपन फॉर वन। मतलब इसको हम इस तरह समझे कि मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, या कोई सपोज मान लीजिए आपका एक हॉस्टल बिल्डिंग है। अब हॉस्टल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट लिया, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड हो गया, अब वो काम चल रहा है। अब मान लो एसी फिटिंग की बात आई, तो ऑनर ने कॉन्ट्रैक्टर की अच्छी मित्रता हो गई, ऑनर ने कॉन्ट्रैक्टर से बोला हमें एसी लगवाने, इसके लिए हम टेंडर रिलीज कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कहाँ आप सबको दोगे और फिर वो पूरा प्रोसेस करनी पड़ेगी, एक काम करो मेरा एक दोस्त है वो एसी फिटिंग वाला काम करता है, आप उसी के लिए टेंडर निकाल दो, तो शॉर्ट में काम हो जाएगा। तो वो सिर्फ एक ही के लिए हुआ है बस, तो ये ओपन फॉर वन होगा। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे रिलीज किया गया, उसके आधार पर टेंडर आपका 3 प्रकार का होगा, ओपन, सिलेक्टिव और नेगोशिएटेड। ओपन फॉर ऑल, ओपन टू ऑल, ओपन फॉर सम एंड ओपन फॉर वन। कोई एक ही उसको भर पाएगा तो नेगोशिएटेड, कुछ सिलेक्टेड लोग भर सकते हैं तो सिलेक्टिव, और कोई भी भर सकता है तो ओपन टेंडर उसे कहेंगे। नाउ हमने ये हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि कोई भी पर्टिकुलर एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कैसा है, कैसा करना है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या कार्य है, उसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा करना है सेकंड पार्टी से, ऑनर को, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। जैसा काम होगा वैसा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भविष्य में, जैसा प्रोजेक्ट होगा वैसा भविष्य में 2 लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, और जैसा भविष्य में 2 लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट करना होगा वैसा ही आज की तारीख में प्रेजेंट में टेंडर रिलीज किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर टेंडर का नेचर, टेंडर का टाइप डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ये बात आपको यहां पे क्लियर हो गई, और इसीलिए मैंने आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट समझाया था। तो अगर हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं, तो अब हम टाइप ऑफ टेंडर भी पढ़ सकते हैं। और सिंपल सी बात यहां पे समझनी है कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट वैसा टेंडर, जैसा कॉन्ट्रैक्ट वैसा टेंडर, जैसा प्रोजेक्ट वैसा कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कॉन्ट्रैक्ट वैसा टेंडर। यानी कुल मिलाकर एक बात, सिंपल सी बात बोलता हूं, टाइप ऑफ टेंडर डिपेंड ऑन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप मेरी बात समझ गए। मैंने क्या बोला, टाइप ऑफ टेंडर डिपेंड ऑन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी जितने प्रकार के आपके कॉन्ट्रैक्ट थे उतने प्रकार के आपके टेंडर हो गए। तो सबसे पहला कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था आपका, लमसम कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला टेंडर हो गया आपका लमसम टेंडर। फिर दूसरा था आपका कौन सा, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका हो गया यूनिट प्राइस टेंडर। फिर हो गया आपका कॉस्ट प्लस फिक्स्ड सम और परसेंटेज टेंडर। फिर हो गया उसमें बेसिक प्राइस टेंडर। अगर सपोज मान लीजिए प्रोजेक्ट स्मॉल स्केल पर एक छोटा प्रोजेक्ट है, तो 2 लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट भी लमसम लेवल पर होगा, ऊपरी तौर से होगा। तो टेंडर भी, एडवर्टाइजमेंट जो रिलीज होगा उसमें भी ऊपर हेडिंग लमसम टेंडर लिखा होगा। अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट बड़ा है और मार्केट स्टेबल है, तो 2 लोगों के बीच में यूनिट प्राइस या आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा भविष्य में, और इसीलिए जब इश्तेहार निकलेगा, एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, तो उसका नाम भी यूनिट प्राइस या आइटम रेट टेंडर होगा। अगर प्रोजेक्ट आपका मीडियम लेवल का है, मार्केट स्टेबल है, तो ऐसे केस में कॉस्ट प्लस फिक्स या कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए जो आज एडवर्टाइजमेंट रिलीज करेंगे, जो टेंडर रिलीज करेंगे, वो भी कॉस्ट प्लस फिक्स सम या कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज होगा। अगर मार्केट अनस्टेबल है और प्रोजेक्ट बड़ा है या मीडियम स्केल का है, तो भविष्य में जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो भी बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इसलिए जो आज टेंडर रिलीज करने का प्रेजेंट तारीख में जो टेंडर रिलीज होगा वो भी आपका बेसिक प्राइस टेंडर होगा। इसके अलावा 2 टेंडर और आ जाते हैं। एक आ जाता है लेबर टेंडर, जो कि समझने में आसान है बिल्कुल। अगर मान लो अलग से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लेबर की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसके लिए अलग से टेंडर निकालेंगे, तो वो लेबर टेंडर कहलाएगा। और अगर सपोज मान लीजिए कोई डेमोलिशिंग एक्टिविटी है,
कुछ तोड़फोड़ करनी है, ऐसा कोई ओल्ड बिल्डिंग है उसकी जगह दूसरी बिल्डिंग बनानी है, तो पहले पुरानी वाली बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, तो वो डेमोलिशिंग एक्टिविटी में आ गया। उसके लिए अलग से जो हम टेंडर करेंगे उस टेंडर को हम बोलेंगे डेमोलिशिंग टेंडर। आई होप आपको यहां पर टेंडर समझ में आया होगा कि टेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेंडर 6 प्रकार के हो गए, और ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट टेंडर 3 प्रकार के हो गए, ओपन, सिलेक्टिव एंड नेगोशिएटेड। नाउ अब हम समझने चलते हैं, जब एक टेंडर रिलीज होता है तो उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो रखी जाती है। जब टेंडर का एडवर्टाइजमेंट रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं नोटिस इनवाइटिंग टेंडर एंड एब्रीविएटेड एज NIT। इस NIT के अंदर कई सारी अलग अलग इंफॉर्मेशंस टेंडर के अंदर मेंशन की जाती है। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले ओपनिंग डेट, कब से टेंडर भराना स्टार्ट होंगे। दूसरा होगा क्लोजिंग डेट ऑफ टेंडर। नेक्स्ट होगा BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत आपको बता चुका था बिल ऑफ क्वांटिटी के बारे में, एग्जैक्टली कैसा होता है ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है इसके अंदर आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में मेंशन होता है, ये क्या चीज है इसको भी बताऊंगा। नेक्स्ट अलग से जो मेंशन होगा वो होगा मोबिलाइजेशन फंड। नेक्स्ट चीज मेंशन होगी जो भी प्रोजेक्ट है उसका स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट मेंशन होगा टाइम, स्पेसिफिकेशन मतलब नेचर, क्वालिटी, कार्य कैसे करना है ये सब मेंशन होगा। टाइम अलग से मेंशन होगा, कितने टाइम के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होगी। अगला इसमें मेंशन होगा अर्नेस्ट मनी। नेक्स्ट उसमें मेंशन होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक। और कुछ एक्स्ट्रा कुछ सर्टेन गाइडलाइन के भैया मार्केट का रेट अगर ऊंच नीच होता है तो हम ऐसा कुछ पैसा, या तो जैसे बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग से कंडीशन मेंशन करनी होती है, तो ऐसी कुछ सम एक्स्ट्रा कंडीशंस यहां पर मेंशन होती हैं। तो दिस आर द इंफॉर्मेशंस व्हिच आर इंक्लूडेड इन एन NIT, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। अब यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं समझना। अब हमें कुछ टर्म समझनी, जैसे BOQ समझना है, बिल ऑफ क्वांटिटी, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट और SOR, शेड्यूल ऑफ रेट। पहले ये 3 टर्म समझेंगे, उसके बाद हम समझने चलेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, मोबिलाइजेशन फंड क्या होता है, अर्नेस्ट मनी क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, टेक्निकल अप्रूवल क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है। अब हम ये समझने चलते हैं। तो यहां पर हमारा टेंडर वाला पार्ट कंप्लीट होता है, टेंडर के टाइप्स भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम कुछ अदर टर्म्स, टर्मिनोलॉजी को समझने चलते हैं। अब इस चैप्टर के अंत तक हमें कुछ सर्टेन टर्म्स को समझना है। यहां से सबसे पहले 3 टर्म्स में आपको बता दूं। सबसे पहले जो हम टर्म्स समझने चल रहे हैं, AEC क्या है वो आपको पता है, एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। AEC मीन्स एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। दूसरा अगला जो है वो है SOR, शेड्यूल ऑफ रेट्स। एंड नेक्स्ट इज बिल ऑफ क्वांटिटी। इनमें क्या डिफरेंस है इनको समझने चलते हैं। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करेंगे तो ये क्या चीज है मैं आपको बता दूं। देखो ये फॉर्मेट होता है, एक पेज है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें क्या मेंशन होता है, पहले वो समझ लो, अपने आप को पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर के बाद अगला आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स,
डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम के बाद आता है क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद आता है यहां पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसके बाद आता है यहां पर रेट, रेट के बाद आता है यूनिट ऑफ पेमेंट, और लास्ट में यहां पे होता है कॉस्ट। जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसमें ये सारी चीजें पूरी आपकी फिलअप होती हैं। अच्छा, अब अगली बात आती है कि जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इसको, जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट है एसी, इसको कौन प्रिपेयर करता है? तो इसको ऑनर या कंपीटेंट अथॉरिटी फिलअप करती है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है। एईसी जो है इसे क्यों बनाते हैं? तो ये आपको बताया था मैंने कि जब डिटेल्ड एस्टीमेट बनाना होता है तो डिटेल्ड एस्टीमेट में दो स्टेप होती हैं, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये वो वाला फॉर्मेट अगर आपको याद आया हो तो। डिटेल्ड एस्टीमेट जब बनाना होता है तो वो दो स्टेप में बनता है, पहले तो क्वांटिटी निकालो और वो निकाली तो फिर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट के तहत फाइनल कॉस्ट निकालो। तो ये वो वाली चीज है। तो ये हमने एईसी बनाया, एईसी रेडी करा किसने? ऑनर ने, डिटेल्ड एस्टीमेट के लिए। तो उससे होगा क्या, इसका पर्पस क्या है? आपसे इसका पर्पस पूछेंगे तो आप पर्पस ध्यान रखना, इसका पर्पस है टेक्निकल सैंक्शन प्राप्त करना। ठीक, इतनी चीजें आपको एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए ध्यान रखनी है। पहली बात, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट कौन फिलअप करता है? ऑनर फिलअप करता है। क्यों बना रहा है वो? ये टेक्निकल सैंक्शन के लिए। आपको बताया था कोई भी प्रोजेक्ट है सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना जरूरी है, उसके लिए प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनेगा, और दूसरा फिर टेक्निकल अप्रूवल लेना जरूरी, जिसके लिए आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब डिटेल्ड एस्टीमेट बनेगा, और डिटेल्ड एस्टीमेट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट आता है। अगला हम शेड्यूल ऑफ रेट की बात करें, आराम से समझेगा, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं। अगर हम शेड्यूल ऑफ रेट की बात करेंगे तो यहां पर इसमें सीरियल नंबर होगा, यहां पर आपके मटेरियल या लेबर के बारे में मेंशन होगा, और उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उनका यूनिट ऑफ पेमेंट, सामग्री का रेट प्रति इकाई या लेबर की वेजेस, ये सब मेंशन होता है। ये हो गया आपका शेड्यूल ऑफ रेट, एसओआर। मैं इसको यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अब अगर मैं एसओआर की बात करूं तो एसओआर कौन फिलअप करवाएगा, कौन करता है एसओआर, कौन रेडी करता है? तो ये आपको मैं बता चुका था, एसओआर जो होता है उसको सीपीडब्ल्यूडी प्रिपेयर करता है, और वो पूरे भारत के लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करता है। क्या चीज पता करने के लिए? मटेरियल और लेबर के वेजेस पता करने के लिए गाइडलाइन की तरह काम करता है एसओआर, शेड्यूल ऑफ रेट। ये होता है, ये सीपीडब्ल्यूडी प्रिपेयर करता है, ये गाइडलाइन के लिए होता है। ये ऑनर के लिए भी गाइडलाइन बनेगा, गवर्नमेंट बॉडी के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर जब बीओक्यू भरेगा तो उसके लिए भी गाइडलाइन की तरह काम करता है। अगर मैं बिल ऑफ क्वांटिटी की बात करूं, बीओक्यू, मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर देता हूं बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी। तो बिल ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मेट कैसा है, पहले आप फॉर्मेट समझ लीजिए। बिल ऑफ क्वांटिटी हूबहू एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट का कॉपी पेस्ट होता है। किसका कॉपी पेस्ट? इसको उठाओ और ऐसे यहां पे लाके पेस्ट कर दो। मतलब यहां पर इसमें सीरियल नंबर मेंशन होगा, फिर यहां पर आइटम्स होगा, फिर यहां पर क्वांटिटी होगा, फिर यहां पर रेट होगा, फिर यहां पर कॉस्ट होगा। आपका सीरियल नंबर बी फिल्ड अप होता है, आइटम भी फिल्ड अप होते हैं, यहां भी सब कुछ लिखा होता है।
क्वांटिटी होती है, ये भी आपका फिल्डअप होता है, बस रेट वाली जगह कॉलम वेकेंट होता है और ये वाला भी वेकेंट होता है। ये ऐसा फॉर्मेट ऑनर एनआईटी के अंदर रखकर बिल्डर्स को देता है, एनआईटी के अंदर रखकर, और बिल्डर अपना अपना रेट लिखकर और कॉस्ट कैलकुलेट कर कर वापिस से जब टेंडर क्लोज होते हैं तो ऑनर को सबमिट करता है, और यहां पे जो फाइनल कॉस्ट आती है उसी को ऑनर अलग अलग बिल्डर के वो फाइनल कॉस्ट को देखता है, जिसकी सबसे कम होती है वो लोवेस्ट बिडर कहलाता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं। यानी कि जो बीओक्यू है वो पूरा का पूरा सेम एईसी जैसा है, बट उसमें रेट और कॉस्ट मेंशन नहीं होते, ये ध्यान रखना। बीओक्यू कौन भर के देगा? बीओक्यू कॉन्ट्रैक्टर भर के देगा। बीओक्यू का पर्पस क्या है? अगर बीओक्यू नहीं भर पाएंगे तो लोवेस्ट बिडर कैसे पता करेंगे, और लोवेस्ट बिडर पता नहीं कर पाएंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट अरेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर मैंने आपको इन तीनों में काफी कंफ्यूजन होता है एग्जाम के अंदर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, और इसमें काफी अंग्रेजी के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको आहिस्ता ऐसा तीनों समझाए। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करेंगे तो ये ऑनर या कंपिटेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट इसको प्रिपेयर करता है। क्यों करता है? ताकि डिटेल्ड एस्टीमेट बन पाए, उससे क्या होगा? टेक्निकल सैंक्शन मिलेगा। मतलब एईसी का पर्पस क्या है? टेक्निकल सैंक्शन प्राप्त करना। एसओआर का पर्पस क्या है? पूरे भारत को मटेरियल के रेट और लेबर के वेजेस के बारे में गाइडलाइन देना। बीओक्यू का पर्पस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना, लोवेस्ट बिडर पता करना। बीओक्यू कौन भरेगा? कॉन्ट्रैक्टर। एसओआर कौन प्रिपेयर करता है? सीपीडब्ल्यूडी। और एईसी कौन प्रिपेयर करता है? कंपिटेंट अथॉरिटी के इंजीनियर इंचार्ज, जो जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर है, जो भी एस्टिमेट बनाएगा उस रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट का, वो यहां पर एईसी को प्रिपेयर करते हैं। आई होप आपको ये तीनों जो हमारी टर्म है यहां पर वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दो टर्म और समझने चलते हैं। वो जो दो टर्म है वो है टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। इनके बारे में थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट ये अभी हम यहां पे अलग अलग टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। सबसे पहला हमारे पास क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, और दूसरा हमारे पास क्या है? टेक्निकल अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब क्या होता है? दिस इज रिटन परमिशन फ्रॉम द ऑनर टू स्टार्ट दी वर्क। किसी भी कार्य को हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी लिखित में मंजूरी, परमिशन ग्रांटेड इन रिटन फॉर्मेट टू स्टार्ट ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। सभी को क्लियर है यहां तक? और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किसके आधार में मिलती है यह भी मैं आपको बता चुका था। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता है। टेक्निकल अप्रूवल किसके आधार पर मिलता है? डिटेल्ड एस्टीमेट के आधार पे तकनीकी मंजूरी मिलती है। और इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट हमने बनाया था वो एकदम करेक्ट है, सारी चीजें एकदम सही है, और अब जो आपका वर्क है उसको हम फाइनली स्टार्ट कर सकते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट है और जो टेंडर है उनको अरेंज करना स्टार्ट करें। ये इसका मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का कि हाँ आप काम को स्टार्ट करो और डिटेल्ड एस्टीमेट बनाओ।
जब ये इसका मतलब है कि ये चालू करो, स्टार्ट दी वर्क, और अब डिटेल्ड एस्टीमेट बनाओ। पहले हमें प्रीलिमिनरी एस्टीमेट क्यों बनाया था? खाली ये पता करना प्रोजेक्ट चालू करें या नहीं करें, प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट करना उचित भी होगा या अनुचित होगा, उसकी नेसेसिटी अभी है या नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट की उपयोगिता को समझने के लिए किया गया था। और अगर उसको उपयोगिता उसकी समझ में आती है, ऐसा लगता है सरकार को कि उस प्रोजेक्ट को वो स्टार्ट कर सकते हैं, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिल जाएगा। और उसका ये मतलब होता है हाँ प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, डिटेल्ड एस्टीमेट रेडी करो, ये इसका मतलब है। डिटेल्ड एस्टीमेट रेडी हो गया क्या? अच्छा, उसको चेक कर लिया, हाँ ठीक है चेक हो गया। लगभग उतनी कॉस्ट आ रही है क्या? हाँ उतनी आ रही है, ठीक है। टेक्निकल अप्रूवल ले लो, वो मिल गया, तो हाँ अब तो आप फाइनली स्टार्ट कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करो, टेंडर को रिलीज करो, अलग अलग लोगों से टेंडर को भरवाओ, और जो लोवेस्ट बीडर है उससे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर कॉन्ट्रैक्टर बनाकर अपना काम चालू करवाओ, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। यह है इन दोनों टर्म्स का मतलब। आई होप आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल अप्रूवल दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम कुछ दूसरी टर्म्स को समझने चलते हैं। अब जो हम दो टर्म समझने जा रहे हैं, जो हमने एनआईटी के अंदर भी नाम सुना था उनका, पहली टर्म है यहां पर लिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या मतलब है इसका वो समझना। देखो आपने वो सुना होगा, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। उसी तरह से आपको ध्यान रखना भैया, आज की तारीख में कोई बड़ा नहीं, सबसे बड़ा कौन मानते? इंसान किसी भी चीज को, रुपये को सबसे बड़ा मानता है। ऐसे आप समझना, ये अंग्रेजी का एक टर्मिनोलॉजी यहां पे बता रहा हूं, डैमेज, और एक होता है डैमेजेस। डैमेजेस मतलब प्लूरल लग रहा है, नुकसान मतलब डैमेज, डैमेजेस। यहां भी नुकसान है, यहां भी नुकसान है, पर यहां पे एस आ रहा है किसी पर्पस के कारण। एस से मतलब बहुत बड़ी कोई चीज हुई है। तो जब भी किसी इंसान की शारीरिक अवस्था में शारीरिक रूप से कोई नुकसान आता है, उसको हानि होती है, तो उसे डैमेज बोलेंगे। वहां डैमेजेस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, परंतु अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति विशेष को मुद्रा रूप से, राशि रूप से, पैसे के द्वारा अगर उसको क्षति या हानि पहुंचती है उस व्यक्ति विशेष को, तो उसे डैमेजेस सबसे इंडिकेट या चिन्हित किया जाता है। यानी लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये तो क्लियर हो गया, डैमेजेस लिखा है, इसका मतलब यहां पर किसी पर्सन को पैसे का नुकसान हुआ है। लिक्विडेटेड, लिक्विड मतलब ऐसा कुछ है जिसका कोई, लिक्विड वो होता है जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, इनडेफिनाइट शेप होता है लिक्विड का। सॉलिड का फिक्स शेप होता है, इनडेफिनाइट शेप, शेप फिक्स नहीं है। मतलब कुछ ऐसा कुछ बोल सकते हैं, से मतलब निकाल सकते हैं, नॉट क्लियर, कुछ क्लियर नहीं है। इन दो चीज को जोड़कर आप इसको ध्यान रखें। डैमेज मतलब लॉस इन हेल्थ, डैमेजेस ऐसे ध्यान रखना है। डैमेजेस लिखा है मतलब बहुत बड़ी चीज है, दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? पैसा, तो लॉस इन मनी। अगर मान लो एक ऑनर है और एक कॉन्ट्रैक्टर है, इन दोनों के बीच में एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक। अब इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, वो मान लो 6 मंथ का हुआ। मान लो ये आपकी गवर्नमेंट है, सपोज ये एमपी गवर्नमेंट है, और कोई एक प्रोजेक्ट था विधानसभा की बिल्डिंग बनाने का, सपोज रेनोवेट करने का, 6 महीने का प्रोजेक्ट था, कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, इसने उस प्रोजेक्ट में टाइम डिले कर दिया और प्रोजेक्ट को 8 मंथ्स में कंप्लीट करा। विधानसभा की बिल्डिंग को तो 6 महीने में कंप्लीट करना था, इसने 8 महीने में कंप्लीट करा। इससे मध्य प्रदेश सरकार का 2 महीने का काम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो कहीं ना कहीं उनको पैसे के नुकसान हुआ। बट यहां पे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट पैसे का नुकसान हुआ। समय अवधि बढ़ गई तो विधानसभा नहीं लग पाई 2 महीने, तो कहीं ना कहीं कई सारे अलग अलग जुडिशरी वर्क्स और गवर्नमेंट वर्क्स रुक गए होंगे। उस कारण कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट, दिख नहीं रहा है, नॉट फिक्स, नॉट क्लियर, दिख नहीं रहा है, लिक्विडेटेड डैमेजेस, फिर भी हानि तो हुई है।
पर दिख नहीं रही है। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता, ऑनर ये नहीं बोल सकता कि मेरा पैसा चुरा लिया है, बट ये बोल सकता है कि तुम्हारी इस हरकत के कारण, तुम्हारे प्रोजेक्ट को डिले करने के कारण मेरा कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान हुआ है। यहां पर इस टाइम डिले के कारण यहां पर ऑनर का लॉस हुआ मनी में, पर लॉस कैसा था बेटा, ये शब्द ध्यान रखना, इनडायरेक्ट लॉस था। इनडायरेक्ट लॉस इन मनी to the owner due to time delay in project by the contractor is known as liquidated damages। तो ऐसा कई बार होता है, प्रोजेक्ट के अंदर टाइम डिले हो जाता है, उसके कारण ऑनर को पैसे का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में नुकसान होता है टाइम डिले के कारण। इसके लिए जो एनआईटी होता है, मैंने आपको भी एनआईटी बताया था, उसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस का कॉलम मेंशन होता है और वहां लिखा होता है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट नहीं करा तो जितना महीने आप बढ़ाते जाओगे, 1 महीना बढ़ेगा तो उसका कुछ टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसका 10% आपको एज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऐसा पहले से ही ऑनर एनआईटी में लिक्विडेटेड डैमेजेस का एक फॉर्मेट होता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्टर अपना साइन कर देता है कि हाँ ठीक है, अगर टाइम डिले होगा तो मैं लिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में प्रति महीना 10% प्रोजेक्ट की कॉस्ट का आपको रिटर्न करूंगा। तो इसलिए लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है, ये पहले से ही एनआईटी के अंदर एट द टाइम ऑफ फिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट ये दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। अगला जो हम टर्म यहां पर समझने जा रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं, मेजरमेंट बुक एंड मस्टर रोल। मेजरमेंट बुक फील्ड पर इसका नाम चलता है काफी, एक रिकॉर्ड बुक होती है जो जनरली जूनियर इंजीनियर इंचार्ज कंपिटेंट अथॉरिटी का जो जूनियर इंजीनियर होता है उसके पास में होती है। और मास्टर रोल जो होता है ये भी एक रिकॉर्ड बुक होती है। जैसे कभी अगर आप बचपन में स्कूल में रहे हो, कॉलेज में रहे हो, तो सभी स्कूल में सभी टीचर के पास में एक सेम, भारत में जो भी स्कूल है वहां पे जो रजिस्टर चलते हैं बच्चों की अटेंडेंस के लिए, जो रजिस्टर चलते हैं वहां पे वो सभी का फॉर्मेट सभी का सेम रहता है। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया में स्कूल की अटेंडेंस के लिए एक रजिस्टर मार्केट में ऑलरेडी सेम मिलता है, हर स्कूल वाले उसको परचेस करते हैं, सेम फॉर्मेट रहता है। एक कंपनी है जो बनाती है सेम फॉर्मेट का बनाती, ऐसे ही पूरे भारत में जहां भी कंस्ट्रक्शन होगा तो एक पन्ना होता है, फॉर्मेट होता है, एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट होता है, एक पन्ना होता है, एक फॉर्म होता है। वो जो फॉर्म होता है उसमें कुछ कुछ करते हैं, वो मेजरमेंट बुक होती है। दूसरा एक फॉर्मेट होता है उसमें कुछ कुछ होता है, वो मास्टर रोल कहलाता है। अब ये रिकॉर्ड बुक होती है और ये भी आपका जेई के पास में होती है। अब इन दोनों चीजों में होता क्या है, सिंपल सा फॉर्मेट बता रहा हूं। मास्टर रोल जो पन्ना होता है उसमें यहां पे सीरियल नंबर लिखा होता है, यहां पर नाम लिखा होता है, यहां पर एब्सेंट या प्रेजेंट लिखा होता है। जैसे आपके स्कूल में आपकी अटेंडेंस लगती थी, ऐसे फील्ड में सभी लेबर की अटेंडेंस लगती है और लेबर की जो अटेंडेंस की किताब होती है, जो रिकॉर्ड बुक होती है, उसी को मास्टर रोल कहा जाता है। कुल मिलाकर लेबर की अटेंडेंस के पन्ने को मास्टर रोल बोलते हैं। अगला मेजरमेंट बुक भी एक रिकॉर्डिंग बुक होती है। इसका फॉर्मेट क्या होता है बता देता हूं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मान लो 6 महीने का एक ब्रिज का प्रोजेक्ट है, क्या है 6 महीने का एक ब्रिज का प्रोजेक्ट है और वो ऑन गोइंग चल रहा है, तो हर दिन कुछ ना कुछ कार्य होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एक दिन में, आज के दिन में वहां पर जितना भी वर्क हुआ इन दी फॉर्म ऑफ क्वांटिटी मेंशन कर दिया जाता है कि भैया आज के दिन डीपीसी हुआ 5 स्क्वायर मीटर और साथ ही साथ आरसीसी वर्क हुआ था 6 क्यूबिक मीटर और एक दीवार पे प्लास्टरिंग भी हुआ था
और वो हुआ था 8 स्क्वायर मीटर। इस तरह से जो रिकॉर्ड होता है, मतलब मेजरमेंट बुक वह फॉर्मेट है, वह पन्ना है जिसमें ईच डे, हर दिन होने वाले कार्य को क्वांटिटी के फॉर्म में मेंशन कर दिया जाता है, और उस रिकॉर्ड पेज को, रिकॉर्ड बुक को हम मेजरमेंट बुक बोलते हैं। एग्जाम में पूछते हैं कि इसके फॉर्मेट नंबर कौन सा है, ये पन्ने का नंबर आता है जो ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, इसका फॉर्म नंबर कौन सा है और इसका फॉर्म नंबर कौन सा है। एक का फॉर्म नंबर है 23। जैसे कभी अगर आप पता करेंगे, कभी कोई टैक्स वगैरह फिल करता, किसी ने करा हो, या अगर आपके पिताजी टैक्स फिल करते हैं, आप उनसे पूछना, टैक्स फिल करने का जो पन्ना आता है इनकम टैक्स का, उसका भी एक फॉर्म नंबर होता है। जैसे जो मेन आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी के फॉर्म नंबर होते हैं, तो ऐसे इनका भी फॉर्म नंबर होता है। तो एक का फॉर्म नंबर है 23 और एक का फॉर्म नंबर 21। एग्जाम में पूछते हैं और ये भूल जाते हैं किसका फॉर्म नंबर क्या है। मैं तरीका बताऊंगा याद रखने का, 2 शब्द ध्यान रखने, 23 और 21। अब बताओ, मस्टर रोल और मेजरमेंट बुक में से बड़ा नाम कौन सा है? मेजरमेंट बुक बड़ा नाम है, बड़ा मतलब 23, तो इसका फॉर्म नंबर है 23 और मस्टर रोल का फॉर्म नंबर क्या बन जाएगा? 21। ये अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था मस्टर रोल के बारे में। तो आई होप आपको ये दोनों यहां पर समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे 3 टर्म्स और यहां पर बचे हैं। वो जो हमारे 3 टर्म्स है काफी इंपॉर्टेंट है, क्यूएससी का इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हैं। और कई जगह अलग अलग कंफ्यूजन, मार्केट में अलग अलग लोग भ्रमित कर रहे हैं, बच्चों को भी अलग अलग भ्रमित करते हैं। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट खोल दूंगा आपके उस 2 टॉपिक के। और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अर्नेस्ट मनी। और अगला है सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या चीज होते हैं उनको समझने चलते हैं। सबसे पहले आप इस तरह समझना, एक कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, एक ऑनर है जो उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को करवाना चाहता है, उसने टेंडर रिलीज करा और 4 अलग अलग बिल्डर उसको फिलअप करने के लिए आए, उसको उन्होंने फिलअप करा, उन्होंने अपने रेट कोट करे। मान लो ये सबसे लोवेस्ट बिल्डर था, L1, L2, L3, L4, L5। ये लोवेस्ट बिल्डर निकला, इसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया, ये बन गया कॉन्ट्रैक्टर। अब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फिलिंग द टेंडर, आप बताओ इनमें से टेंडर कितने लोगों ने भरा था? इनमें से टेंडर कितने लोगों ने भरा था? आप बोलोगे सर सभी ने टेंडर भरा था। तो क्या होता है, जितने जितने बिल्डर टेंडर भरेंगे सबको यहां पे जब टेंडर फिल करते हैं तो ऑनर को तो पहले से ही पता है कि उसका लगभग एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है। ये टेंडर में लिखा होता है जब टेंडर रिलीज होता है कि प्रोजेक्ट की जो उन्होंने डिटेल्ड एस्टिमेट किया होगा ऑनर ने टेक्निकल अप्रूवल के लिए, तो उसमें उनको एस्टिमेट कॉस्ट तो मालूम चली होगी। यहां तो वो उनसे पूछ रहे कि तुम कितने में कर दोगे? हमको तो लगता है कि 5 लाख में हो जाएगा, अब तुम जितने में कम कर दो और ये टेंडर कॉन्ट्रैक्ट ले लो। तो उनसे अलग वो रेट कोट करवा रहे हैं, वो अलग चीज है। एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग कितनी है इनको पता है, वो वहां पे लिखी रहती है। उस एस्टिमेटेड कॉस्ट का 1 से 2% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट इन सभी बिल्डर से ले लिया जाएगा। अगर रेंज पूछे तो एग्जाम में 1 से 2% करोगे और एक वैल्यू पूछे तो 2% कर देना। इन सभी से 2% ले लिया जाएगा। 2% तुम भी दो, 2% तुम भी दो, 2% तुम भी दो, 2% तुम भी दो और 2% तुम भी दो। इन सभी से 2% कलेक्ट कर लेगा ऑनर। क्यों कलेक्ट करेगा? इसका पर्पस क्या होता है? जो सिक्योर अर्नेस्ट मनी है, इसका पर्पस होता है कि अगर मान लो इनमें से किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया तो भविष्य में, फ्यूचर में ही विल नॉट रिफ्यूज टू डू दी वर्क।
मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी एक को, वो बोल दे साहब मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो अभी अभी कंस्ट्रक्शन फील्ड में आया, मैं थोड़ी कर पाऊंगा, मैंने तो ऐसी टेंडर भर दिया था। तो ये मजाक वजाक वाली चीजें ना हो, बिल्डर जो है उनमें कोई बच्चा ना हो, उस चीज के लिए 2% रखा है। सर पैसा क्यों लिया? अरे ऑब्वियसली बात है, अगर करोड़ों का प्रोजेक्ट है तो उस करोड़ों प्रोजेक्ट का 2% भी वही आदमी दे पाएगा जो इतनी क्षमता रखता है कि कोई प्रोजेक्ट वो कंप्लीट कर पाए। तो कॉस्टिंग के बेसिस पर क्षमता वाले व्यक्ति को ढूंढना चाह रहे हैं। तो इसका पर्पस भी पूछते हैं, क्या पर्पस है इसका? पर्पस यह है कि इन फ्यूचर इफ एनीबडी इज अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए तो देन ही विल नॉट रिफ्यूज टू डू दी वर्क। इसको ध्यान रखने के लिए अर्नेस्ट मनी ली जाती है। उसके बाद साथ ही साथ इन सभी 5 बिल्डर से पूरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 8 to 10% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। रेंज पूछे तो 8 to 10%, एक वैल्यू पूछे तो 10% पे टिक कर देना, ले लिया जाता है। सभी से यहां पर 10% ले लेंगे, सभी से ले लेंगे। कौन ले लेगा? ऑनर। क्यों ले लेगा? इसका पर्पस क्या है? जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसका पर्पस ये है, 2 पर्पस हैं इसके। एक तो अगर मान लो इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और ये काम भी कर रहा है, मान लो मना नहीं कर रहा है, बट ऐसा ना हो कि कुछ भी टाइम पर करे, टाइम डिले कर दे, तो टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे और एज पर स्पेसिफिकेशंस, जो भी समय अवधि सोची गई है, तय समय अवधि पे काम खत्म करके दे और तय स्पेसिफिकेशन के साथ काम खत्म करके दे। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाए तो उसके बाद अपनी मनमानी चालू कर दे कि अब तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, अब तो मैं जो चाहे वो 6 महीने बोले तो 8 महीने में खत्म करूंगा, और तुमने बोला है कि यहां पे मार्बल लगाना तो मैं मोज़ेक टेराजो लगा दूंगा। जैसी स्पेसिफिकेशन दी गई है उसके अनुरूप काम करके दे और समय अवधि में, तय समय अवधि में काम करके दे, उसके चेक के लिए होता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर यहां पर काम करने से मना कर दे तो उसके लिए अर्नेस्ट मनी खा जाएगा ऑनर उसका, और अगर टाइम पे काम ना करे और गिवन स्पेसिफिक काम ना करे तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लैप्स हो जाएगी। अब इसमें होता क्या सर, ये रिफंड करते कि नहीं करते, ये क्वेश्चन यहां से आता है। ये दोनों रिफंडेबल है कि नहीं? तो मैं आपको एक सबसे मेन बात बता दूं, ये बात ध्यान रखना हमेशा, बोथ अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट आर रिफंडेबल। बोथ आर रिफंडेबल, दोनों की दोनों रिफंडेबल है। पर होता क्या है मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले क्या होता है सर, क्या सभी से अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट सभी से ली जाएगी कि सिर्फ मेन वाले आदमी से लेंगे? ऐसा नहीं है। मैं आपको तरीका बताता हूं। होता क्या है, जब ऑनर टेंडर फिलअप करवाएगा तो सभी से अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट सभी से ले ली जाएगी। सभी से 12% ले लिया, ईएमबी ले लिया और एसडीपी ले लिया। फिर इसके बाद क्या होगा, सभी का बीओक्यू होगा, फिर टेंडर खुलेंगे, फिर बीओक्यू सबका चेक करेंगे, उनमें से मान लो ये लोवेस्ट बिडर मिला और इसे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है। तो ये जितने भी आपके यहां पर आपको दिख रहे हैं ग्रीन मार्कर वाले B1, B2 और ये B3, B1, B3, B4, B5, ये सब अनसक्सेसफुल बीडर हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं हो रहा है। तो इन सब का अमाउंट इनको वापस रिटर्न कर देंगे। इनका 12% इनको दे दिया, इसका 12% इसको दे दिया, इसका 12% इसको दे दिया, इसका 12% इसको दे दिया। और क्या करते हैं, ये जो सक्सेसफुल बीडर है B2 वाला जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसका अर्नेस्ट मनी वाली जो बात थी कि ये काम तो कर ही रहा है, तो क्या करेंगे, इसका अर्नेस्ट मनी इसको रिटर्न कर देंगे। अर्नेस्ट मनी इसकी रिफंड कर देंगे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे वैसे ही, कि ठीक है तुम काम तो कर ही रहे हो। हाँ, काम करने से मना कर देगा तो उसके पैसे खा जाएंगे पूरे 12% और वापस से टेंडर फिल होगा नया, या फिर दूसरे किसी को दे देंगे जो अगला लोवेस्ट बीडर होगा, L2 वाला, इसको दे देंगे B1 वाले को, अगर ये मना कर देगा तो। और इसका EM भी चला जाएगा और SD भी चला जाएगा।
अब मान लो यहां पर ये मना नहीं करता है तो इसका ईएम तो रिफंड कर लेंगे, बट इसका एचडी हमेशा के लिए ऑनर के पास में जमा हो जाएगा जब तक कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। मैं एक बार और आपको समझा देता हूं, जितने भी बिल्डर आपके बिल्डर हैं सभी के ईएम और एचडी लिए जाएंगे 12% के नाम से। जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएगा और लोवेस्ट बिडर सिलेक्ट कर लेंगे और हमें हमारा कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएगा तो सभी के 12% अनसक्सेसफुल के ऑनर लौटा देगा, और जो सक्सेसफुल बिडर है, जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, उसका ईएम लौटा देगा, बट एचडी अपने पास में जेब में रख लेगा तब तक के लिए जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा एज पर द टाइम्स एंड एज पर द गिवन स्पेसिफिकेशन उसका 10% भी उसको अंततः लास्ट में रिफंड कर दिया जाएगा। दिस इज अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। और मैंने एकदम बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये दो डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। लास्ट हमारा चैप्टर नंबर 3 यहीं पे समाप्त होगा और एक लास्ट टर्मिनोलॉजी और बची जिसका नाम है मोबिलाइजेशन फंड। इस टर्म को हम और समझ लेते हैं कि ये चीज क्या होती है। अब हम नेक्स्ट जो टर्म यहां पे समझने जा रहे हैं उसका नाम है मोबिलाइजेशन फंड। अब ये क्या चीज होती है उसको समझ लेते हैं। एक हमारे पास में ऑनर है, उसका कोई एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और एक कॉन्ट्रैक्टर है जिससे वो काम करवाना चाह रहा है। अब काम करवाने के लिए क्या हुआ, आपका जो प्रोजेक्ट है वो मान लो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कितने का है, 100 CR। इतने का प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ब्रिज का। अब कॉन्ट्रैक्टर से ऑनर एनआईटी के दौरान अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था। अर्नेस्ट मनी कॉन्ट्रैक्ट होने पे लुटा दी होगी और एचडी रख ली होगी। एचडी कितनी होती है, लगभग 10% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कितना हो गया, 100 करोड़ का 10% आप जानते हैं 10 CR, 10 करोड़। अब आप बताओ, कोई एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर, एक बिल्डर है, भले वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके पास करोड़ों की पूंजी है, मैं मानता हूं बड़े बड़े उसके पास बुलडोजर होंगे, सब चीज होंगी, बट वो तो सब उसके पास ओवरऑल प्रॉपर्टी जमीन वमीन सब मिलाकर इतना पैसा होगा। किसी बंदे के पास 10 करोड़ का कैश अवेलेबल होना या 10 करोड़ किसी भी फॉर्मेट में होना, हो भी सकते हैं, बड़ा आदमी है, ठीक है, 10 CR 10 करोड़ है, पर उसके पास 100 करोड़ तो नहीं होंगे। 100 करोड़ होते तो वो खुद ऑनर नहीं बन चुका होता अपने जीवन में। उसके बाद वहां पर मैक्सिमम वो कहीं से भी अरेंज करके 10 करोड़ बड़ी मुश्किल से बम मुश्किल अरेंज करेगा, और उसने वो प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए 10 करोड़ ऑनर को दे भी दिए। तो अब बताओ उस आदमी के पास कितना बचेगा, अभी प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ, उसके पास कितना बचेगा, हार्डली उसके पास कुछ 50 लाख की राशि सपोज मान लो और बची होगी। अब बताओ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चालू होने वाला, एक ब्रिज का प्रोजेक्ट इस बंदे को करवाना है और इसके बाद जेब में कितना पैसा बचा है, 50 लाख का। तो ये बंदा कहां से प्रोजेक्ट करेगा। प्रोजेक्ट चालू होने से पहले वहां पे ट्यूबवेल खुदवाना, पानी वानी चेक करना, पानी अवेलेबल है या नहीं है, जमीन साफ करवानी पड़ती है, कोई डेमोलिशिंग एक्टिविटी है वो करनी पड़ती है, ग्राउंड को लेवल में करना पड़ता है, जंगल क्लियरेंस करना पड़ता है, डेब्रिस क्लियरेंस करना पड़ता है, टेस्टिंग करवानी पड़ती है बहुत सारी। और आप तो जानते हैं, अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो इधर पैसा खिलाना, वहां पैसा खिलाना, ये खिलाना, उतने में उसके 50 लाख भी खत्म हो चुके होंगे। तो फिर अपने जो लोग हैं जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं, जो लेबर है, थोड़ा बहुत उनको कुछ पैसा देना, ठीक, फिर मशीनें बुलवानी पड़ेगी, टूल्स एंड प्लांट्स, तो उनका मरम्मत करवाना, तभी तो प्रोजेक्ट, अभी तो प्रोजेक्ट चालू भी नहीं हुआ है। चालू होने के पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू होने से पहले बहुत सारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसके सामने आके खड़े हो गए। कौन कौन से इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि भैया टूल्स एंड प्लांट्स, मशीन जो है इन सबको बुलाना, उनकी मरम्मत करना, कुछ थोड़ा बहुत लेबर को देना, वहां पर लेबोरेटरी लैब सेट करना फील्ड पर, वहां पे ट्यूबवेल खुदवाना, उसके बाद कुछ लैंड जमीन लैंड अकोमोडेशन करना, उसके बाद कहीं पर कुछ रेंट वगैरह पे करना,
ये सब चीजें अभी से आके खड़ी हो गई। प्रोजेक्ट तो अभी चालू नहीं हुआ, मतलब बंदे के पास कुछ पूंजी थी, आपने वो पूरी रख ली, 50 लाख बचे थे, वो थोड़े बहुत सरकार के दफ्तरों में खिलाने में सपोज मान लो उसके लग गए, सपोज मान लेते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मान के चलते हैं, पर मान लो लग गए, तो ऐसे सब इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा वो? और अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे शुरुआत में, तो उसकी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी क्या? नहीं बढ़ पाएगी। प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे केस में ऑनर प्रोजेक्ट की गाड़ी बीच में आके रुक गई, प्रोजेक्ट की गाड़ी बीच में आके रुक गई। इस प्रोजेक्ट की गाड़ी को धक्का मारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, चलाने के लिए प्रोजेक्ट आके बीच में रुक गया, ठप पड़ गया प्रोजेक्ट, वो बंदा काम ही नहीं कर पाएगा। तो उस प्रोजेक्ट की गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, धक्का देने के लिए ऑनर क्या करेगा? थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ सर्टेन एक्स रुपीज अमाउंट ऑफ मनी, वो जितनी भी हो, वो जो उनमें म्यूचुअली डिसाइड होगी, उतना अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा। ठीक, और वो जो अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा उसी को बोलते हैं मोबिलाइजेशन फंड। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, व्हाट इज मोबिलाइजेशन फंड? मोबिलाइजेशन फंड वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होगी जो ऑनर कॉन्ट्रैक्टर को देगा, ताकि अगर उससे हमने काफी सारे पैसे ले लिए हैं इन दी फॉर्म ऑफ एचडी और ईएम, तो प्रोजेक्ट के इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो प्रोजेक्ट को थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए, पुश करने के लिए, चालू हो जाए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो पाए, इसके लिए ऑनर कॉन्ट्रैक्टर को कुछ अमाउंट देगा, और उस अमाउंट को हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन फंड। आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर समझ में आया। इस चैप्टर के अंदर हमने एस्टिमेट्स बनाने के लिए किन किन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ड्राइंग, रेट, स्पेसिफिकेशन, इनके बारे में हमने चर्चा किया। एस्टिमेट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डिटेलिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, टेंडर्स क्या होता है, टेंडर कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया। और अलग अलग जुडिशरी टर्म्स जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, बीओक्यू, एसओआर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल अप्रूवल की बारीक सी इंफॉर्मेशन, मस्टर रोल सिस्टम, मेजरमेंट बुक, उसके बाद हमने डिस्कस करा अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और लास्ट में हमने डिस्कस करा मोबिलाइजेशन फंड। आई होप आपको यहां तक हमारा चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 सक्सेसफुली, होपफुली समझ में आए होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अगर आपको लगा कि यहां तक चैप्टर नंबर 3 तक क्यूएससी आपको समझ में आया, तो चैनल को लाइक करें, और आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो हमारे लिए काफी वैल्यूएबल हैं। वहां पे कमेंट सेक्शन में जाके लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आप उनसे बेनिफिटेड हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, आपका जो भी फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक, उसको आपका रिस्पॉन्स को वहां पर प्लीज मेंशन करें। जितना आप कमेंट बॉक्स के अंदर चीजों को अच्छे से बताएंगे, आप जितना लाइक करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर करें, और सब्सक्राइब करते दौरान बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाने से नेक्स्ट लेक्चर के आने वाले अपडेट्स भी, जानकारी आपको मिल पाएगी। हम दूसरे और भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मैं जल्द ही थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के साथ, स्ट्रक्चर पार्ट के साथ में आने वाला हूं। स्ट्रक्चर पार्ट में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से मैं स्टार्ट करूंगा, और नेक्स्ट आपका इरिगेशन का भी सब्जेक्ट जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो अब धीरे धीरे 1 बाय 1 काफी सारे लेक्चर्स आपको मिलने लग जाएंगे, और हो सकता है कि हम हमारी एप्लीकेशन, एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से हमारी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहां पर भी कुछ लेक्चर्स अपलोड होंगे। हो सकता है कि हमारे आगे के जो लेक्चर्स हैं वो आपको हमारी एप्लीकेशन एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस पे देखने को मिले। हम कुछ टॉपिक के वीडियोस तो यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होंगे, बट पूरा फुल डिटेल में जो हमारे लेक्चर्स हैं वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू।